Hello, people. I hope you're doing wonderful, 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 and you're all prepared for the examination. आई होप कि आप बच्चों ने बहुत अच्छे से लेक्चर्स पूरे अटेंड किए हैं. आई होप आप बच्चों ने बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं. और यहां पर आज हम मिले हैं फॉर अ नाइस डिस्कशन ऑफ ऑल द केस लॉस ऑफ आईबीसी. तो ऐसा है बेटा जी कि जब भी मैं इंसॉल्वेंसी लॉ का पेपर देखता हूं तो इंसॉल्वेंसी लॉ के पेपर में इन एवरी सेकंड क्वेश्चन आई सी अ रेफरेंस कि आंसर विद अ डिसाइडेड केस लॉ, आंसर विद अ डिसाइडेड केस लॉ. तो एट टाइम कैसा होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इस पे कोई डिसाइडेड केस लॉ है भी या नहीं. एंड सिंस इट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन तो बच्चा फिर पूरी बुक में ढूंढता रहता है कि कोई डिसाइडेड केस लॉ है या नहीं है, है या नहीं है, है नहीं है. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज इस सेशन में मैं क्या करूंगा, आपके पूरे आईबीसी के मॉड्यूल में, आपके पूरे आईबीसी के मॉड्यूल में, आईबीसी हो मेरे मुंह से शायद एमसीएस निकला, आपके पूरे आईबीसी के मॉड्यूल में जितने भी केस लॉज हैं उसको एक ही लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे. इसको हम आईबीसी का केस लॉ मैराथन कह सकते हैं, बट इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. हमने सारे केस लॉज को एक एक करके डिस्कस करना है. यहां पे आप बच्चों के लिए एक इंटीग्रेटेड केस लॉ की शीट बना दी मैंने, जिसमें सारे ही चैप्टर्स के केस लॉ एक जगह पे दिए जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है बेटा जी, जिससे कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है और लिखा है साथ में आंसर विद डिसाइडेड केस लॉ, तो आपके लिए यहां टॉपिक के क्वेश्चन है और फिर आप इस इंटीग्रेटेड केस लॉ शीट पे देख सकते हो कि इस टॉपिक पे कोई केस लॉ है या नहीं, और है तो वहां पे आपको फटाफट से मिल जाएगा. ओके, तो पहली चीज तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा. यहां पे मैंने अपना रेगुलर बैच, रेगुलर नोट्स का जो पेज नंबर रेफरेंस है वो भी दे रखा है कि हाँ ये केस लॉ है, ये केस का नाम है, उसका टॉपिक है और उसके अंदर क्या हेल्ड किया हुआ था ये था, ताकि आप श्योर हो जाए हाँ 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 यही केस लॉ हमें आंसर में यूज करना है. एंड देयरआफ्टर यू कैन गो टू दिस पेज नंबर फॉर द एंटायर केस लॉ आल्सो इफ द क्वेश्चन डिमांड्स. तो इससे आपके एग्जाम में जो आंसर विद डिसाइडेड केस लॉ होगा वहां पे आप और बेहतर तरीके से आंसर लिख पाएंगे. ओके चलिए, तो हैविंग सेड दैट, कभी कभी जैसे कि हमने रेगुलर बैच में भी डिस्कशन किया है, आईबीसी के पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो कि एमसीएस के हों. तो हमें एग्जामिनेशन में ध्यान रखता है, मैंने रेगुलर बैच में आपको लिखवाया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपने एग्जाम में कैरी करनी है. तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आईबीसी के एग्जाम में आप एमसीएस की बुक भी लेके जाएं, स्पेशली कंपनी लॉ और इंसॉल्वेंसी लॉ का पार्ट. एमसीएस में जो कंपनी लॉ और इंसॉल्वेंसी लॉ का चैप्टर ये तो 100% लेकर ही जाए. ठीक है बेटा जी, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन थोड़ी सी जनरल बात कर लेते हैं 5 मिनट, और उसके बाद हम शुरू करेंगे द डिस्कशन ऑफ ऑल द केस लॉज फॉर आईबीसी ओपन बुक एग्जामिनेशन. बड़ा मजा आएगा, एकदम मस्ती में हो जाएगा. इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड एंड मोर कॉन्फिडेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आईबीसी. और विश्वास रखो यारों, आप फोड़ के आओगे. जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन. चलिए पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं यारों. जैसे कि सबसे पहले हाउ टू स्टडी फॉर इंसॉल्वेंसी लॉ, कि इंसॉल्वेंसी लॉ ओपन बुक के लिए आपने कैसे पढ़ना चाहिए. बेटा जी मैंने रेगुलर बैच के एंड में भी आपको बताया था, और एक और बार बता देता हूं कि आपके पास एक पैटर्न होना चाहिए जिस पैटर्न में आपने पढ़ना चाहिए फॉर योर ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ. कैसा? स्टेप 1, रीड द एंटायर मॉड्यूल यूजिंग द एबीसी एनालिसिस. आप पूरे नोट्स, रीड द एंटायर मॉड्यूल मतलब अपने पूरे नोट्स, पूरी मॉड्यूल को आप एबीसी एनालिसिस के साथ पढ़ो. एबीसी एनालिसिस में ए क्या होता है? चैप्टर नंबर 3 to 9. एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा वो होगा चैप्टर नंबर 3 to 9. इसको अमेंडमेंट्स को और केस लॉस को, इसको सबसे पहली प्रायोरिटी पे पढ़ो. तो व्हेन यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी सबसे पहले इन चैप्टर्स को पढ़ो. फिर टाइम परमिट करता है तो बी पे जाओ 13 to 17 और 1 and 2, और फिर और टाइम है आपके पास तो एंड में ये चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 पढ़ लो. ठीक है, इनकी रीडिंग भी की तो काफी है. तो इस सीक्वेंस में आपने पढ़ना चाहिए. ये पढ़ लिया सर. स्टेप 2, क्रिटिकली एनालाइज सारथी. जो हमारा आईबीसी का सारथी है उसको क्रिटिकली एनालाइज करो, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से रीड करो, सो दैट एग्जामिनेशन में, ट्रस्ट मी, सारथी इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू इन द एग्जामिनेशन. With the help of Sarthi, you will be able to find the answer in a way faster fashion. तो वो करिए. Then go through the additional material. मैंने आपको कुछ additional material भी दिया है, जैसे कि MCS के जो IBC का पार्ट है, कंपनी लॉ का पार्ट है वो, फिर FAQs जो मैंने आपको दिए. ये जो एडिशनल मटेरियल है इसको गो थ्रू करो एंड लास्ट में प्रैक्टिस पास्ट पेपर. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ द प्रिपरेशन. देयर इज नथिंग, प्रैक्टिकली नथिंग एल्स दैट यू नीड टू डू. तो सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? आई थिंक ऐसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम. अभी आपका समय काफी कीमती है तो मैं बैक टू बैक आपको पॉइंट की बातें बोलता रहूंगा. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, व्हाट इज द पेपर पैटर्न? पेपर पैटर्न का आपको पता ही है, मैं एक और बार बता देता हूं. क्वेश्चन नंबर 1 आता है एग्जाम में 40 मार्क्स का. अब इसके अंदर 10 मार्क्स के 4 आ सकते हैं, 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका कुछ फिक्स नहीं है, बट पहला क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का. अगर आप एग्जाम में पहले क्वेश्चन को देखते हैं, यू आर नॉट सुपर कॉन्फिडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ के बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू कर दो. लेकिन अगर आपको लगता है कि पहले क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट है, यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, देन अटेम्प्ट दैट फर्स्ट. तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जा सकते हो. एक चीज जो मैं बार बार आपको रेगुलर बैच में भी समझाया हूं, यहां पे भी आई थिंक आगे लिखा होगा, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन है, प्रेफर दैट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन जितने कम मार्क्स का होगा वो ज्यादा स्कोरिंग होगा एग्जामिनेशन में. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपका 12 मार्क्स का है, 12 मार्क्स में 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस हैं.
या फिर दूसरे ऑप्शन में क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कोई सा है, वैसे तो आईबीसी में कोई क्वेश्चन में चॉइस ही नहीं होने वाली है, लेकिन एक आपके पास में है 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस और एक है 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है? दोनों क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, बट बहुत स्कोरिंग रहेगा 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, बिकॉज 2 मार्क के आंसर के अंदर अगर आपने रीजनेबली भी करेक्ट डायरेक्शन में गए, यू विल गेट 2 on 2। तो जितना छोटे मार्क्स का क्वेश्चन है उसको पहले अटेम्प्ट करो, सो दैट यू कैन गेट गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स इन द फर्स्ट 1.5 आवर। ठीक है बेटा जी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके अलावा मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन 40 मार्क्स का आएगा, उसके बाद में 5 क्वेश्चन आएंगे 12-12 मार्क्स के। पेपर 100 मार्क्स का ही आता है और आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, कोई भी चॉइसेस नहीं आती है। ओके, फिर इसके बाद में तीसरा सवाल आता है, आर देयर एनी अमेंडमेंट्स? ऑफ कोर्स आईबीसी है तो अमेंडमेंट्स हो ही सकता है, तो आपने क्या करना चाहिए, हमेशा पिछले 2 अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स देख के जाने चाहिए। आइडियली पिछले 2 अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स देख के जाने चाहिए। सर कैसे देखोगे? आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च भी करोगे ना, एनीथिंग जैसे कि अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर दिस अटेम्प्ट बाय शुभम सुखलेचा, तो आपको कंफर्टेबली मिल जाएगा। इंसॉल्वेंसी लॉ अमेंडमेंट्स फॉर दिस अटेम्प्ट बाय शुभम सुखलेचा, तो आपका जो अटेम्प्ट है उसका अटेम्प्ट और पिछले अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स हमेशा देख के जाने चाहिए। ठीक है बेटा जी। फिर आता है हाउ डू यूज सारथी इन द एग्जामिनेशन, कि सर आपकी जो सारथी है उसे हमें कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं एग्जाम में। एज सुन एज यू रीड अ क्वेश्चन, जैसे ही कोई क्वेश्चन रीड करें, ट्राई एंड गेस द चैप्टर नंबर। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करते ही चैप्टर नंबर गेस करने की कोशिश करो। ये सीआईआरपी का है, ये लिक्विडेशन का है, ये क्रॉस बॉर्डर का है, कहां का है, ट्राई एंड गेस द चैप्टर नंबर। जैसे आप चैप्टर नंबर गेस कर पाए, मोस्टली आप चैप्टर नंबर 100% करेक्ट गेस कर पाओगे, देन इन सारथी चेक द कंटेंट ऑफ दैट चैप्टर। फिर सारथी में उस चैप्टर में जाके उसके सारे कंटेंट को चेक करो। इफ फाउंड डायरेक्टली गो टू द पेज नंबर गिवन इन सारथी। जैसे आपको टॉपिक मिलता है, सीधा उस सारथी में आपको पेज नंबर रेफरेंस होता है, सेक्शन का रेफरेंस होता है, वहीं पेज नंबर पे चले जाओ और स्टार्ट सर्चिंग फॉर द आंसर एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर। तो सारथी को सिंपल तरीके से यूज करना है कि क्वेश्चन देखते ही ट्राई एंड गेस द चैप्टर नंबर पहले। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन के लिए पूरा सारथी रीड कर रहे हो, नो नो नो, ट्राई एंड गेस द चैप्टर नंबर। हमने इतनी मेहनत की है रेगुलर बैच में कि आप चैप्टर नंबर तो ऐसे पढ़ लोगे। और जो बच्चे, अगर आप में से कोई बच्चा है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसने भी एक बार तो रीड किया होगा ना सिलेबस, तो चैप्टर नंबर गेस कर लो बस, चैप्टर नंबर से फिर सारथी में उस चैप्टर नंबर के कंटेंट देखो, जैसे ही रेलेवेंट पोर्शन मिलता है उसके पेज नंबर पे चले जाओ। That's how you should use सारथी। Very easy, very, we've tried to make it as simple as possible। चलो, उसके बाद में हाउ टू प्रिपेयर 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन। वो क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हर एक बालक के दिमाग में रहता है कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले एक ओपन बुक पेपर में क्या करूं, इंसॉल्वेंसी लॉ के पेपर में क्या करूं। 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन क्या करना है, सबसे पहले रीड सारथी। मैं आपको सीक्वेंशियली बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, जो आप पेपर देख रहा है, पिछला पेपर देख रहा है, घर आते ही जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, सबसे पहले रीड सारथी। सारथी से क्या होगा, आपको पूरे सिलेबस का डिटेल्ड ओवरव्यू मिल जाएगा। रीड सारथी। सेकंड, रीड ऑल द केस लॉज। जो मैं आपको इंटीग्रेटेड केस लॉ की शीट दे रहा हूं, इससे भले ही रीड ऑल द केस लॉज, सारे के सारे केस लॉज एक बार पहले रीड कर दो। सर पहले केस लॉज रीड करा रहे हो, यस केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, तभी तो मैं केस लॉ का मैराथन ले रहा हूं, सेशन क्यों ले रहा हूं। शुरुआत में आपसे जनरल बात करके फिर हम जाएंगे सारे केस लॉज को इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन रीड ऑल द केस लॉज। थर्ड, देन रीड चैप्टर 3 to 9 इन डिटेल। 3 to 9 को अच्छे से डिटेल में रीड करो, 3 to 9 को पूरा डिटेल में रीड करो। नेक्स्ट, ट्राई एंड गो थ्रू द रिमेनिंग चैप्टर्स। एग्जाम के एक दिन पहले आई डोंट वांट यू टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन द रिमेनिंग चैप्टर्स। 3 to 9 पूरे रीड करने हैं, बाकी को सिर्फ ओवरव्यू लेना है। ठीक है, गो थ्रू द एफएक्यूज। फिर आपको एफएक्यूज को गो थ्रू करना है, जो एफएक्यूज मैंने आपको दिए बेटा जी, उन एफएक्यूज को गो थ्रू करना है। ठीक है, हो गया। इन एफएक्यूज को गो थ्रू करने में 15 मिनट्स का अपर लिमिट लगाना है। हो सकता है इन एफएक्यूज को पढ़ते रहे आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो, बिकॉज ये आईसीएसआई ने प्रोफेशनल के बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं दिए, ये किसी और पर्पस के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए दिए हुए। प्रोफेशनल्स मतलब समझ रहे हो, जो एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये एफएक्यूज हैं। तो ये एफएक्यूज समझने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए आपको 15 मिनट का अपर टाइम लगा के बस इसको रीड करते जाना है, बस रीड कर लेना है, ताकि एग्जाम में अगर कहीं क्वेश्चन आए तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। आप ओपन बुक है तब भी एफएक्यूज को यूज करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि एफएक्यूज पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज अगर एक व्यक्ति चाहे तो 4-5 घंटे सिर्फ एफएक्यूज पढ़ सकता है, बट यू डोंट हैव टू डू दैट। 15 मिनट्स के अपर कैप में उसको रीड करना है। देन गो थ्रू द एमसीएस। एमसीएस का मतलब क्या हुआ, एमसीएस मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी के सब्जेक्ट में जो आईबीसी के केस लॉज हैं उन्हें गो थ्रू करो, यहां पे भी 15 मिनट का अपर कैप लगाते हुए। एंड लास्ट, वापस रीड सारथी। इट्स अ सैंडविच, सारथी से शुरू, सारथी पे खत्म, और बीच में सारा कंटेंट आपका आ जाएगा। That's what you have to do 1 day before the examination for IBC, and you will rock the paper, trust me। चलो, फिर आपका एक और सवाल आता है, what all to carry for the examination, कि एग्जामिनेशन में क्या क्या कैरी करना है हमको। बेटा जी मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक और बार आपको बता देता हूं कि आपने क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आईबीसी की मेन बुक, सारथी एडिशनल शीट। सुना मेरी बात को, सारथी की मेन बुक, आईबीसी की मेन बुक, सारथी अमेंडमेंट शीट, और मेन बुक के साथ साथ जो जो मेरे एडिशनल नोट्स हैं
वो भी आपको कैरी करने हैं। अब आप में से कोई बच्चे होंगे कि सर हमें आपके नोट्स चाहिए, कहां से मिलेंगे? मैं पहले ही बता चुका हूं, वापस बता रहा हूं कि आपके लिए काफी आसान होता है ये चीज कि आप गए shubhamsukhlecha.com पे, जाओ shubhamsukhlecha.com पे, ये जाओ ना, जाते क्यों नहीं? जाओ। इंटरनेट इज रनिंग स्टिल अ लिटिल स्लो। shubhamsukhlecha.com पे जाना है, उसमें फ्री रिसोर्सेज का एक ऑप्शन होगा, फ्री रिसोर्सेज पे जाना है। फ्री रिसोर्सेज में सीएस प्रोफेशनल होगा, सीएस प्रोफेशनल पे जाना है। सीएस प्रोफेशनल के अंदर इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक होगा, उस इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक पे जाना है, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंसॉल्वेंसी लॉ के आपको नोट्स का ड्राइव लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे, यू विल गेट एवरीथिंग देयर, यू विल गेट एवरीथिंग देयर। ए गूगलिया ऐसे क्या कर रहा है? यू विल गेट एवरीथिंग देयर, ठीक है? तो वहां पे आपको नोट्स के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। आपको वहां पे नोट्स का ड्राइविंग जो है उसके अंदर आपको सारा मेरा मेन नोट्स मिल जाएगा, जो एडिशनल नोट्स मैं कह रहा हूं वो आपको मिल जाएगा, अमेंडमेंट्स, एवरीथिंग यू विल गेट देयर, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। ये आपको मिल गया। इसमें आपको कहां पे जाना है? ऐसा क्यों कर रहा है ये? यस, फ्री डाउनलोड्स, फ्री डाउनलोड्स। इंटरनेट इज रनिंग स्टिल स्लो, अ लिटिल स्लो। फ्री डाउनलोड्स में जाने का है, वहां पे सीएस प्रोफेशनल में जाने का है। ये फ्री डाउनलोड्स में आ गए हम लोग, इसमें सीएस प्रोफेशनल दिख रहा है, उस पर क्लिक करने का है। उसमें इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक दिखेगा, ये देखो नीचे इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक दिख रहा है, इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक पे क्लिक करने का है। इससे आपको एक पूरा ड्राइव लिंक हो जाएगा, उसमें इंसॉल्वेंसी लॉ के जो नोट्स है उस पर क्लिक करना है, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको अच्छे से बता देता हूं क्या क्या। ये इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक मिल गया, इसमें आपको ढूंढना है अपना सब्जेक्ट। आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं, फंडिंग पढ़ रहे हैं, एमसीएस इंसॉल्वेंसी लॉ पढ़ रहे हैं, उसका एडिशन 2 तो एडिशन 2, उसमें नोट्स का कौन सा कॉलम है? ओके, ये राइट हैंड साइड वाला कॉलम नोट्स का है। क्लिक हियर, क्लिक हियर, नोट्स पे चले गए, नोट्स पे चले गए। नाउ यू गॉट एवरीथिंग हियर। यहाँ पे आपको बुक चाहिए तो बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी, ये हमारे रेगुलर नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे बुक्स के अंदर। ये रहा, ये डाउनलोड कर लिया। एडिशनल टॉपिक्स एंड चेंजेस दिख रहा है, उस पर क्लिक किया, इसमें से सब कुछ डाउनलोड कर लिया। अमेंडमेंट्स में सब कुछ डाउनलोड कर लिया, और आपको जो भी और चीजें लगती है जरूरी वो सब यहाँ से आप डाउनलोड करके एग्जाम में लेके जा सकते हो। तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल हियर, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। चलो हम लोग वापस आ पाते हैं। तो ये तो आईबीसी का मेन बुक, सारथी, अमेंडमेंट शीट, ये सब लिख जाना है। सारथी मेन बुक में ही इंक्लूडेड होती है, तो यू डोंट हैव टू वरी, हो गया। उसके बाद में आपको एमसीएस की भी बुक लेके जानी है, और अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा तो बेयर मिनिमम एमसीएस के अंदर आईबीसी और कंपनी लॉ के केसेस तो लेके ही जाने हैं। ये हो गया। देन एफएक्यूज की शीट लेके जानी है, और बेयर एक्ट ऑफ आईबीसी लेके जाना है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको अनिवार्य रूप से एग्जाम में लेके जानी है। इसके बाद में अगर मैं बोलूं तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप प्रोफेशनल के बाकी सारे सब्जेक्ट के सारे मॉड्यूल ले जाओ, कंपनी लॉ की बेयर एक्ट ले जाओ, कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ लेके जाओ। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो बेयर मिनिमम वो चीजें जो आपको एग्जाम में लेके जानी है। क्लियर है बेटा जी? इसके बाद में एक सवाल आता है, हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, इज आईबीसी द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं ये वाला आपका, इस आईबीसी द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। सुना मेरी बात को, कुछ बच्चे एग्जाम के करीब होता है तभी डिस्कशन करते हैं कि इज आईबीसी द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। आई एम टेलिंग यू the subject you have opted is the best optional subject, the subject you've opted is the best optional subject। ये माइंडसेट लेके जाना है, गधों जैसे एग्जाम के पहले ये सब सोचते नहीं बैठना। क्लियर है? तो जो आपने लिया है वो बेस्ट है, बात खत्म, ठीक है? तो ये थॉट आना भी नहीं चाहिए। अब आता है कि उन 3 घंटे में हमें टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। फोकस करो, अच्छे से बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं। ड्यूरिंग द 3 आवर्स यू हैव टू एंश्योर दैट कैसे आपको प्लानिंग रखनी है, उसको समझने के पहले पेपर पैटर्न देखो। पेपर पैटर्न हमेशा कैसा आता है, एग्जाम में 60 मार्क्स का पेपर आईबीसी का बहुत इजी आएगा, इतना इजी आएगा कि लड्डू एकदम, बस उन्होंने दिया है उठा के खा लो। तो 60 मार्क्स का पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। आई रिपीट अगेन, एग्जाम में 100 मार्क्स का ही पेपर आता है। देयर आर नो चॉइसेस इन आईबीसी। आईबीसी के एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी चॉइस आती नहीं है, कोई भी चॉइस आती नहीं है। तो पूरा का पूरा आपका 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। 60 मार्क्स इज गोइंग टू बी सुपर इजी बट इज गोइंग टू बी लेंथी, सुपर इजी बट लेंथी। 20 मार्क्स का होगा एवरेज, कि डिसेंटली पढ़ाई की तो आप आंसर कर पाएंगे। 20 मार्क्स का पेपर आएगा डिफिकल्ट, धागे खुल जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर, नींदें उड़ जाएंगी, डरने लग जाएगा, डर लगने लग जाएगा। सो दिस इज हाउ द पेपर पैटर्न हैज बीन सिंस बिगिनिंग। तो ऐसा ही पेपर आने वाला है, विश्वास मानो ऐसे जाने वाला है। 60 + 20 + 20। आपको एक गलती है जो नहीं करनी है। कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, ये 20 मार्क्स का डिफिकल्ट पेपर देख के वो इतना डर जाते हैं कि वो ये 20 + 60 को अटेंड ही नहीं कर पाते। मैं आपको बता रहा हूं, ये 60 + 20 तो आप 100% कर पाओगे विदाउट एनी डाउट। ये 20 भी आप कर पाएंगे इफ इट ऑल आप पेशेंटली बैठ के सोचते हैं तो। सो आईबीसी के पेपर में, फॉर दैट मैटर आई थिंक प्रोफेशनल के हर पेपर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दैट यू हैव टू कीप योर काम।
पेपर देखते हो 20 मार्क्स का डिफिकल्ट देखते हो, डरने का नहीं, पहले जो 80 मार्क्स का इजी है उस पे फोकस करने का, कि इसको तो खत्म कर लें, जो 80 मार्क्स का इजी है उसे तो हम पहले हाथ में ले लें। इस 80 में ही आप कंफर्टेबली अपना एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हो, इस 80 में आप एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हो, एंड देयरआफ्टर उस 20 को पावर प्ले समझ के फोड़ो ना, राइट। सो एंश्योर करना कि पेपर में ऐसा ही पेपर आएगा कि 20 मार्क्स कुछ डिफिकल्ट आ सकता है, डरने का नहीं। ये 20 मार्क्स क्या करेगा, आपका कॉन्फिडेंस फोड़ने की कोशिश करेगा ताकि आप यहां पे भी गलती कर दो। तो आपका स्टेप 1 क्या होना चाहिए, वो 20 को सही टाइम पे देखेंगे। अभी 60 + 20 जो हमारे हाथ में है, पहले उसे इंश्योर करना है, उसे इंश्योर करना है। तो ये स्ट्रेटजी ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको फोड़ने की कोशिश करेगा, डरना नहीं है, पहले 60 और 20 को फोड़ना है, और फिर अगर आप शांत दिमाग से सोचोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस 20 एज वेल। क्या रखना है, कीप इन माइंड दैट पेपर विल बी लेंथी, पेपर लेंथी होने ही वाला है, तो शुरुआत से स्पीड बना के रखना, पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ कि पेपर लेंथी होने वाला है। आइडेंटिफाई इजी एंड स्कोरिंग क्वेश्चन एंड स्टार्ट आंसरिंग देम। पेपर देखो सबसे इजी और स्कोरिंग क्वेश्चन, स्कोरिंग क्या, जो छोटे मार्क्स के स्कोरिंग जो इजी है उनको शुरुआत में ही फोड़ना चालू करो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मेंटेन द स्पीड फ्रॉम द स्टार्ट, ये मत सोचो कि शुरुआत में तो हम बहुत सुंदर सुंदर सजा सजा के लिखेंगे एंड देन हम टाइम प्रेशर में आ जाते हैं। तो मेंटेन द स्पीड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, प्रेफर शॉर्ट क्वेश्चंस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट पॉइंट, फॉलो 60-40 रूल फॉर टाइम मैनेजमेंट। व्हाट इज 60-40 रूल? एग्जीक्यूटिव के बच्चे अगर आप मेरे हैं तो मैंने आपको एग्जीक्यूटिव में बताया होगा। 60-40 का रूल क्या होता है, जब आप पेपर को देखोगे, ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फर्स्ट मोस्ट इजीएस्ट 60 मार्क्स के क्वेश्चंस। पेपर 100 मार्क्स का दिख रहा है, इजी 60 आइडेंटिफाई करो कि 60 मुझे आता है। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इजी 60, स्माइल फॉर अ सेकंड एंड टेल योरसेल्फ, भाई मैंने फोड़ दिया। क्या कह रहा हूं, 100 मार्क्स के पेपर में अगर आपको 60 मार्क्स का भी आता है, जस्ट टेल योरसेल्फ भाई तूने फोड़ दिया, बस बस बस। खुद को जस्ट स्माइल फॉर अ सेकंड, टेल योरसेल्फ भाई तूने फोड़ दिया, एंड भूल जाओ उन 40 मार्क्स के बारे में जो 60 भूल जाओ 40 मार्क्स के बारे में, और जो 60 आपने आइडेंटिफाई किया है, और जो 60 आपने आइडेंटिफाई किया है, उस 60 को लिखना शुरू करो। ये 60 आपको लिखना है 2 आवर्स के अंदर। क्या कह रहा हूं, फर्स्ट 2 आवर्स में यू टू ट्राई एंड राइट ओनली 60 मार्क्स का, बट इस 60 मार्क्स का कैसा लिखना है, एकदम परफेक्ट, विथ कीवर्ड्स, अंडरलाइन, पॉइंट टू पॉइंट आंसर, बेहतरीन तरीके से। ये 60 मार्क्स को अच्छे से अटेम्प्ट करो। फिर ये जब हो जाता है 2 आवर्स के अंदर, फिर उन 40 मार्क्स को देखो, और ये आपको लास्ट 1 आवर के अंदर फोड़ना है। ये पावर प्ले 60 को इतना बेहतरीन लिखना है कि वहीं पे हमारे सब्सटेंशियल मार्क्स आ जाएंगे। अब ये एंड में 1 आवर का पावर प्ले है, ये 40 मार्क्स के होंगे, ये होंगे एवरेज, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस टाइप होंगे, तो इनको फिर फोड़ना शुरू करो 1 बाय 1। एंड आप इतने खुश हो गए यहाँ पे, जब आपका 60 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से हो गया, तो वो 40 आप वैसी मस्ती में कर दोगे, वैसे ही मस्ती में कर दोगे। विद 60-40 रूल आई एम टेलिंग यू, getting exemption is like, as in what do I say, मतलब it's cakewalk, it's super easy getting an exemption with the 60-40 rule. पहले 60 मार्क्स का इजी ढूंढो, खुश हो जाओ। 60 मार्क्स का आता है क्या पेपर में, से खुश हो जाओ। जस्ट राइट दैट 60 मार्क्स का इन 2 आवर्स इन द मतलब इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, इन द मोस्ट ब्रिलियंट फैशन पॉसिबल। देन यू सी दोस 40 मार्क्स क्वेश्चन वन एट अ टाइम। ये देखा उसको फोड़ा जैसा आ सकता है लिखा, ये देखा उसको फोड़ा जैसा बेस्ट लिख सकते हो लिखो, एंड आगे बढ़ो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हर सब्जेक्ट में ध्यान रखना, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है, मतलब आना है जो आपको ठीक लगता है लिखना है, बट 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है 110%। जस्ट फॉलो दीज बेसिक थिंग्स एंड आई एम टेलिंग यू, ये जो बच्चों को देखते हो ना, जो ऑल इंडिया रैंक्स फोड़ रहे हैं, हर अटेम्प्ट में जो बच्चों का देख रहे हो AR 2, 3, 4, 5 फोड़ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, यू कैन बी द नेक्स्ट पर्सन। आप देख रहे हो पिछली बार फंडिंग के अंदर बच्चों ने क्या 90 मार्क्स फोड़े हैं, तो यू कैन बी दैट नेक्स्ट पर्सन। व्हाट यू डू इज, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एनीथिंग एक्सेप्शनल। जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूं, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, if you want to do anything extraordinary, you don't have to do anything extraordinary. If you want to achieve anywhere which is extraordinary, you don't have to do anything extraordinary. You have to do every simple thing, every small thing in the best possible fashion. तो आपको अगर एग्जाम में फोड़ना है तो आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना है, लेकिन आपको हर छोटी चीज परफेक्ट तरीके से करनी है, विच इज डिफिकल्ट बिकॉज दैट रिक्वायर्स डिसिप्लिन। तो हर छोटी चीज अगर आप परफेक्ट तरीके से करते गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। चलिए यार, तो यहां पे मैं रुकूंगा, एंड नाउ आई विल गो अहेड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन, जिसके लिए सेशन हुआ है, दैट इज द नाइस डिस्कशन ऑफ ऑल द केस लॉस। जितने भी केस लॉस हैं उन सब का एक डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट फॉर यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आईबीसी के अंदर स्कोर करना, तो आपको और क्या चाहिए? आई एम जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग कि और क्या कर सकते हैं, तो और ये कर सकते हैं कि सारे केस लॉस को एक बेहतरीन तरीके से साथ में डिस्कस कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो अगली बार जब आप देखोगे ना, तो यहां तक मत देखना। यहां तक तो क्या एक बार देखा है काफी जरूरी था बच्चों के लिए, यहां तक एक बार देख लिया, अगली बार जब इस वीडियो को सेकंड या थर्ड टाइम देखते हो तो इसके आगे ही देखिएगा, ताकि सारे केस लॉस एक बार में दिमाग में वापस रिकैप हो जाए। तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बेहतरीन तरीके से चिपका सकें।
ओके चलो यार आगे बढ़ते हैं. नाउ let's start discussing the case law. एकदम मस्ती में, sit back and relax and we're going to discuss all the case laws. चलो बेटा जी. Yes people. And thank you so much for sharing your love. आप बच्चों के कमेंट्स में देख रहा था in previous videos. Thank you so much people. आप लोग इसी प्रकार से एक बहुत how do I tell you disciplined fashion में पढ़ते जाओ and I'll try and do everything possible for you guys. Okay? चलिए यार तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अब बढ़ेंगे हम लोग टुवर्ड्स डिस्कसिंग ऑल द केस लॉस. चलिए बेटा जी आ जाओ. सबसे पहला केस लॉ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक ही केस लॉ इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक. तो पहले चैप्टर में एक ही केस है, इसका टॉपिक यहां पे दिया हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे डिसीजन. आप बच्चों को एक ऐसे काम में आएगा अगर डिसीजन आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसी डिसीजन से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप यहां पे इंटीग्रेटेड शीट पर कितने सिर्फ 6 पेज की शीट है, इस शीट पे आके मिल गया एंड देन दिस इज द पेज नंबर ऑफ आवर नोट्स. फिर आप पेज नंबर 51 पे जाके उस नोट्स में आपको वहां पे पूरा का पूरा केस मिल जाएगा सो दैट आप अपने आंसर को और बेहतरीन तरीके से लिख पाओगे. क्लियर है? सो इन द फर्स्ट केस लॉ व्हाट डिड वी लर्न? What does this case law say? This case law says contradiction between IBC and Maharashtra Relief Act. So there was a contradiction between IBC and Maharashtra Relief Act, and I hope you all remember. क्या हुआ था यहाँ पे? मेरे से इंटरैक्टिव रहना, ये सब केस लॉज आपके पढ़े हुए ना, तो इंटरैक्टिव तरीके से जवाब देते रहो आंसर के अंदर. क्या हुआ था यहाँ पे? उन्होंने बोला था that IBC will prevail over the Maharashtra Relief Act. IBC will prevail over the Maharashtra Relief Act. बहुत ही अच्छा. चैप्टर नंबर 3 के अंदर दो केसेस थे, उन केसेस ने क्या बोला कि जो मुझे बताओ अलॉटीज होते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर, अलॉटीज इन द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और होम बायर्स वेदर दे आर फाइनेंशियल क्रेडिटर और नॉट, वो एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अजीब बिल्कुल कर सकते हैं, अजीब बिल्कुल कर सकते हैं. वंडरफुल. फिर हमने एक और केस पढ़ा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ये जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एप्लीकेशन है 14 डेज का, ये जो टाइम पीरियड है 14 डेज का जिसके अंदर एप्लीकेशन हैज टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय एनसीएलटी, ये डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है? ये डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है? ये है डायरेक्टरी. मैं आपको कह रहा हूं मुझसे पहले आपने आंसर देते रहना है ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से याद हो जाए कि केस लॉस सारे याद है नहीं. और मुझे पूरा वीडियो होने के बाद कमेंट में बताइएगा कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द केस लॉस वर यू एबल टू आंसर बिफोर मी ओनली. कि सर डायरेक्टरी है, हर एक चीज ऐसी है, या आप कौन कौन सी क्वेश्चन मुझसे पहले ही मेरे जवाब देने के पहले आंसर कर पा रहे थे. चलिए यार ये हो गया इनमें, ठीक है. तो क्या है ये, डायरेक्टरी या मैंडेटरी है? इट इज डायरेक्टरी, इट इज नॉट मैंडेटरी. इट इज डायरेक्टरी, इट इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है. तो जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब होता है 14 डेज का, डायरेक्टरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस में आए, केस नंबर 3, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेटर बाय आरपी. क्या आरपी कैसे मैनेज करता है? क्या लिखा है सुनना एकदम आराम से. इशू क्या था यहाँ पे? आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी एंड डिक्लेरेशन ऑफ मॉरिटोरियम, ये सब हो गया, सेक्शन 14 वगैरह हो गया. BOD स्टैंड सस्पेंडेड. क्या लिखा जाता है? BOD स्टैंड सस्पेंडेड. BOD स्टैंड सस्पेंडेड. तो क्या इसका मतलब है कि सारे डायरेक्टर्स को टाटा बाय बाय बोल दो कि बाबुल की दुआएं लेती जा, दत्त तुझको सुखी संसार मिले? अजी नहीं 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 नहीं. When we say BOD stand suspended, what do we mean? क्या उनको एक्चुअली टाटा बाय बाय करने वाले हैं क्या? जी नहीं. BOD stand suspended मतलब उनकी पावर्स को हम सस्पेंड कर देते हैं कि अब उनको हर चीज आरपी को सीओसी को पूछ के करना पड़ेगा, बट एक्चुअली मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स अपनी पोस्ट पे कंटिन्यू करते हैं. राइट? देखो क्या लिखा है. आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी एंड डिक्लेरेशन ऑफ मॉरिटोरियम, BOD stand suspended, but that does not amount to suspension of MD, any director, officer, employee of the corporator. To ensure that corporator remains going concern, all the directors' employees are required to function and to assist RP who manages the affairs of corporator during the moratorium. क्या हम कहते हैं BOD stand suspended? इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो पावर्स थे वो पावर सब आरपी ले लेता है, सीओसी ले लेता है, ये मतलब है. बाकी डायरेक्टर्स काम तो करते हैं ना, ऑफिस आते हैं डेली, जो काम करने का तरीका है वो कंटिन्यू करते हैं. चलिए यार उसके बाद में आता है स्विस रिबन, बहुत ही प्यारा केस, क्लासिफिकेशन बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर. ये क्या कह रहे थे मुझे बताओ कि ये जो क्लासिफिकेशन क्या है, जो भेदभाव किया था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को पावर दी जाएगी, वोटिंग राइट दिए जाएंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर को कुछ नहीं दिया जाएगा, इसको लेके बात गई थी बहुत ऊपर तक. और उन्होंने क्या कहा था कि ये सही है या गलत है? ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर में डिफरेंशिएशन किया है, इज देयर अ प्रॉब्लम विद इट और इज इट ओके? कोर्ट सेड इट इज ओके. Classification under IBC between financial creditor and operational creditor is based on an intelligible criteria and is neither discriminatory nor arbitrary nor violative of Article 14 of the Constitution. कि भैया ये जो हमने फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर में डिफरेंशिएशन किया है, ये डिफरेंशिएशन सही है, ये आर्बिट्ररी नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, चलेगा ये डिफरेंशिएशन. वंडरफुल. उसके बाद में आता है अगला केस. ये क्या कहता है कि सेक्शन 93C ऑफ आईबीसी इज डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी. क्या होता है 93C के अंदर कि जब भी मान लीजिए ऑपरेशनल क्रेडिटर है, उसका बैंक भी है, उसके बैंक ने पूरा अग्री करना होता है कि हाँ हमें इसका पैसा नहीं मिला है,
जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दे हैव टू गिव अ लेटर कि हाँ हमें ये जो डेट ड्यू है उसका पैसा नहीं मिला है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। या आप देना चाहो तो दो, नहीं तो अगर आपने क्लियरली डिमांड नोटिस दिखा दिया कि हमने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने नहीं दिए, दैट इज ऑल्सो इनफ। मुझे मेरे बैंक स्टेटमेंट से बैंक से प्रूव कराने की जरूरत नहीं है कि अभी तक कॉर्पोरेट डेटर ने पैसे नहीं दिए। सो दिस स्टेटमेंट इज डायरेक्टरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, तो वैसे भी हट चुका है। नेक्स्ट, डिमांड नोटिस टू कॉर्पोरेट डेटर अंडर सेक्शन 8 कैन बी सेंट बाय लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ ओसी, कि ऑपरेशनल क्रेडिटर के बिहाफ पे उनका लॉयर भी डिमांड नोटिस दे सकता है। कॉर्पोरेट डेटर को डिमांड नोटिस देना होता है, अगर आपको याद हो तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को अगर एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करना है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को पहले डिमांड नोटिस देना होता है कॉर्पोरेट डेटर को, उसके बाद में ही केस फाइल कर सकता है। तो ये जो डिमांड नोटिस है ये वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के बिहाफ पे उसका लॉयर भेज सकता है। वेरी ऑब्वियस केस, वेरी ऑब्वियस केस। एंड द नेक्स्ट केस यारो, नेक्स्ट केस बात करता है वंस एनसीएलटी हैज इनिशिएटेड सीआरपी, केस नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 3 कि एक बार एनसीएलटी ने सीआरपी स्टार्ट कर दी, कॉर्पोरेट डेटर कैन नॉट फाइल अपील, शेयर होल्डर डायरेक्टर कैन इफ नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन। क्या कह रहा है, एक बार एनसीएलटी ने सीआरपी स्टार्ट कर दिया फिर कॉर्पोरेट डेटर अपील नहीं कर सकता किसी और इशू में। एक बार सीआरपी चल रहा है तो कॉर्पोरेट डेटर अपील नहीं कर सकता, लेकिन शेयर होल्डर डायरेक्टर अपील कर सकते हैं अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है। तो सीआरपी स्टार्ट होने के बाद में भी शेयर होल्डर डायरेक्टर अपील कर सकते हैं, कॉर्पोरेट डेटर अपील नहीं कर सकता है। इस पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको जाना रेगुलर नोट्स के पेज नंबर 88 पे, अपील बाय कॉर्पोरेटर का टॉपिक है। तो केस का नाम है रेडियस इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड एपेलेंट वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप जब भी रिवीजन करो फोकस सिर्फ इस चीज पे करना है। बेटा जी ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो आपको ऐसे ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये सारे डिसीजंस दिमाग में क्लियर होने चाहिए, कोई भी इशू क्लियर होना चाहिए ताकि एग्जाम में उसको ढूंढना आपके लिए काफी आसान हो जाए। वैसे भी सीआरपी रिलेटेड केसेस तो चैप्टर 3 के अंदर है। द नेक्स्ट इज, मेरे साथ बने रहना, द नेक्स्ट इज, देखो 6 पेज है, उसमें से एक पेज अबाउट टू कंप्लीट, इट इज नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट इट विल बी सुपर फ्रूटफुल इन द एग्जामिनेशन। व्हाट मोर कैन वी डू? चलो नेक्स्ट केस, एक्रल मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता एंड अदर। क्या हुआ था इसमें, टाइम लिमिट फॉर सीआरपी, कि सीआरपी का जो टाइम लिमिट है उसको लेके कुछ इशू हुआ था। क्या हुआ था, द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर कंप्लीशन ऑफ सीआरपी ऑफ 270 डेज इज मैंडेटरी और डायरेक्टरी। ऊपर डिस्कशन चल रहा था ना कि वो 14 डेज डायरेक्टरी है, ये भी डायरेक्टरी है, ये भी डायरेक्टरी है, तो 270 भी डायरेक्टरी है क्या? कोर्ट बोला क्या समझ लिया हमको, सब कुछ डायरेक्टरी होगा क्या? नहीं नहीं, 270 इज मैंडेटरी। अगर 270 डेज के अंदर आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी सॉल्व नहीं होता है तो आपका लिक्विडेशन कर दिया जाएगा। तो द पीरियड ऑफ 270 इज नॉट डायरेक्टरी, दैट इज मैंडेटरी। वंडरफुल। नेक्स्ट केस के अंदर बात की है कि अबाउट विजडम ऑफ सीओसी। ये क्या कह रहे हैं कि सीओसी के ऊपर बहुत ज्यादा, द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फाइनलाइजिंग अ रेजोल्यूशन प्लान इज ऑन सीओसी ओनली। क्या लिखा है देखो इसके अंदर, रोल ऑफ सीओसी इन सीआरपी। एग्जाम में अगर टॉपिक किसी पे क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ सीओसी इन सीआरपी, तो ये केस आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। रोल ऑफ सीओसी इन सीआरपी क्या लिखा है, एम्फसाइज ऑन प्राइमेसी ऑफ द कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी, कि सीआरपी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, सीओसी का है। डिसाइडिंग वेदर टू रिहैबिलिटेट द सीडी और नॉट बाय एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन प्लान, डिसाइड किसे करना है, रेजोल्यूशन प्लान कोई लेना है या नहीं लेना है, कौन सा लेना है, सब किसको डिसाइड करना है, सीओसी को। फर्दर टू असेस द फीजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान बिफोर अप्रूविंग इट, कि जो अप्रूवल, ये जो रेजोल्यूशन प्लान आ रहा है ये वायबल भी है कि नहीं, फीजिबल भी है कि नहीं है। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू टॉक इन दिस केस लॉ इज रोल ऑफ सीओसी इन सीआरपी। आई रिपीट अगेन, एग्जाम में अगर क्वेश्चन में रोल ऑफ सीओसी इन सीआरपी पे बात आती है तो मोस्टली यही केस आपके काम आने वाला है। और हमने क्या किया, हमने चैप्टर नंबर 3 के सारे केस लॉस डिस्कस कर लिए, हमको तो पता भी ना चला। तो बस इसी तरह से पढ़ाई करनी यार। आईबीसी में मतलब ऐसा करो कि मतलब यार कोई मार्क्स छूट कैसे जाए। देखो ये फाइट चल रही है, ये फाइट चल रही है कि वहां से एग्जामिनर सोच रहा है कि इन बच्चों को कैसे फोड़ूं, और हम बच्चों ने प्रिपेयर करके जाना है कि हम कैसे फोड़ें। तो वो कुछ ना कुछ नया लाता रहेगा और हमें भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन में इजाफा करते रहना है, ताकि इस बार हमारा प्रिपरेशन और अच्छा रहना चाहिए। इस बार हमारा मतलब किस तरह से कि और बेहतर, मतलब जितना बेहतर है उससे 2 दिन में और बेहतर और बेहतर। वी हैव टू कीप फाइटिंग विद आवरसेल्फ, हमें इंप्रूव करते जाना है। एग्जामिनर वहां से पेपर में कुछ तो तूफानी लेकर आएगा, बट कोई भी एग्जामिनर इतना कुछ तूफानी नहीं ला सकता। जैसे कि मैंने आपको कहा कि तूफानी मैक्सिमम 20 मार्क्स का हो सकता है, तो हमें वो 20 भी फोड़ने हैं, लेकिन पहले अपना 80 सिक्योर करना है फिर 20 फोड़ना है। अरे वो 20 को फोड़ेंगे तभी तो एग्जाम में ऐसे माइंड बॉगलिंग से मार्क्स लेकर आएंगे जैसे बच्चे लाते हैं। राइट। तो कीप फाइटिंग, कीप स्ट्रगलिंग। चलो चैप्टर नंबर 4 के केस लॉस देखते हैं। देखो कितने से केस लॉस है, इतने से केस लॉस है। क्या है पहला केस लॉ, क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट स्पेसिफाइड अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स दैट अ रेजोल्यूशन प्लान शुड कंप्लाई। रेजोल्यूशन प्लान कैसा होना चाहिए ये इस केस में दिया है। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि रेजोल्यूशन प्लान में कैसे कैसे फीचर्स होने चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए, तो ये केस लॉ उस बारे में बात करता है कि रेजोल्यूशन प्लान कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है
सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कॉर्पोरेटर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्लान अलोंग विद नोटिस ऑफ द मीटिंग। कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको हम सस्पेंडेड बोल रहे हैं, थोड़ी देर पहले उस पर बात की कि उनके सिर्फ पावर सस्पेंडेड होते हैं, काम तो करते हैं ना, तो उन सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी रेजोल्यूशन प्लान की कॉपी आ जानी चाहिए और मीटिंग का नोटिस आना चाहिए। तो सवाल ये था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिनको हम सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, क्या उनको रेजोल्यूशन प्लान की कॉपी और उनको मीटिंग का नोटिस आएगा या नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल 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 आएगा। दे आर एंटाइटल्ड टू इट। नेक्स्ट केस, a personal guarantor has no right to step into the shoes of a creditor against the corporator in case of resolution plan under IBC। क्या कह रहे हैं कि पर्सनल गारंटर जो होता है वो और क्रेडिटर अलग होता है। ध्यान रखना, ये क्या कह रहे हैं कि पर्सनल गारंटर क्रेडिटर के शू में नहीं आएगा। आई रिपीट, पर्सनल गारंटर क्रेडिटर के शू में नहीं आएगा। इस केस में खास बात की थी, जो कंपनी का प्रमोटर था ना, वही पर्सनल गारंटर था, तो वो बोलता था मैं तो क्रेडिटर भी हूं, मैं तो क्रेडिटर भी हूं। तो यहां पे आईबीसी ने हटाया, बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम पर्सनल गारंटर हो, क्रेडिटर के साथ आके क्यों खड़े हो रहे हो? ये तुम पर्सनल गारंटर हो, क्रेडिटर के साथ आके क्यों खड़े हो रहे हो? तो पर्सनल गारंटर विल नॉट गेट इनटू द शू ऑफ क्रेडिटर। पर्सनल गारंटर क्रेडिटर की पोजीशन नहीं मिलेगी, पर्सनल गारंटर सीओसी में नहीं आएगा। पर्सनल गारंटर अलग है, क्रेडिटर्स अलग रहेंगे। क्लियर है? और यहां पे स्पेशल केस क्या था कि पर्सनल गारंटर प्रमोटर था, स्पेशली वेयर पर्सनल गारंटर्स आर आल्सो प्रमोटर्स। तो ध्यान रखना, पर्सनल गारंटर्स अलग रहते हैं, सीओसी अलग है। पर्सनल गारंटर्स आर नॉट क्रेडिटर्स। नेक्स्ट केस, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कैन बी विथड्रॉन इवन आफ्टर इन्विटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो इस केस में क्या होता है, रेजोल्यूशन प्लान इनवाइट कर दिया सीओसी ने, इन सीओसी ने रेजोल्यूशन प्लान इनवाइट कर दिया, उसके बाद में भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को विथड्रॉ करने का ऑप्शन दिया गया था। तो अगर कभी ऐसा था, कैन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स बी विथड्रॉन, कैन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स बी विथड्रॉन इवन आफ्टर इन्विटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान? तो हमें जाना है इस केस पे ब्रिलियंट अलॉज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मिस्टर एस राजगोपाल। नेक्स्ट, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू हैव अल्टीमेट से इन अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। कि रेजोल्यूशन प्लान में फाइनल से पूरी ताकत किसके पास रहेगी? सीओसी की। इसको लेके बहुत डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, तो इसको लेके कुछ केस लॉज भी हैं दैट सीओसी विल हैव द फाइनल से इन द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो उसके लिए आपका ये वाला केस रेलेवेंट आएगा। लास्ट क्या है इसके अंदर, चैप्टर नंबर 4 का लास्ट केस, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नंबर ऑफ प्रोविजन इंक्लूडिंग सेक्शन 12A, 21, 24, 29A एंड 53। तो ये बहुत सारे केसेस से, बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी। तो इस केस के अंदर स्विस रिबन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर उन सबको कहा गया कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। ध्यान रखना, इतनी बार अच्छे से हम इसको पढ़ के जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का क्वेश्चन आया तो हम पूरे बुक में ढूंढने के बजाय इंटीग्रेटेड केस वाली शीट में देखेंगे, हाँ ये रहा, और इसका पेज नंबर रेफरेंस लेके एडिशनल शीट नंबर 4 पर है, तो हम एडिशनल शीट नंबर 4 पे चले जाएंगे। हमारे रेगुलर नोट्स है और फिर एडिशनल शीट्स है। मैंने आपको बताया, जो आपको ड्राइव लिंक बताया उसमें सारे एडिशनल शीट्स भी हैं। जो आपको ड्राइव लिंक बताया, ये देखो, उस ड्राइव लिंक में एडिशनल टॉपिक्स एंड चेंजेस दिख रहे हैं ना सारे, तो ये सब भी डाउनलोड करके प्रिंट करके लेके जाना है, लोड लेने का नहीं है। तो आपको ये बुक्स के अंदर जो लिखा है वो डाउनलोड करके लेके जाना है, एडिशनल टॉपिक एंड चेंजेस में लिखा है वो भी डाउनलोड करके लेके जाना है, और अमेंडमेंट्स में जो लिखा है वो भी डाउनलोड करके लेके जाना होता है। चलो हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पे वापस। यस, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा और खत्म हो जाएगा। आते रहो आते रहो आते रहो। चैप्टर नंबर 5 के अंदर क्या कह रहे हैं, सुना मेरी बात को बहुत अच्छे से। ये केस ऑफ थोड़े से स्लो होकर डिस्कस करता हूं। देयर इज अ केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ भूषण स्टील बाय टाटा स्टील। तो ये बहुत ही प्यारा केस था, एंड आई विल टेल यू फ्रैंकली, आईबीसी आने के बाद में ये जो सबसे फर्स्ट केसेस थे जो आईबीसी के अंडर कवर हुए थे, उनमें से एक था भूषण स्टील टाटा स्टील वाला केस। कि आईबीसी के अंडर जब आईबीसी गरम आया था, तब ये कुछ एक्विजिशंस हुए थे आईबीसी के अंतर्गत। तो आईबीसी के जो इनिशियल केसेस है, बड़े बड़े केसेस में से एक ये था भूषण स्टील टाटा स्टील। इसमें बहुत सारे डिस्कशंस थे, लेकिन एक पॉइंट है जिसको लेके यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। क्या है? सेक्शन 29A बहुत प्यारा सेक्शन है, आप बच्चों को आना चाहिए 100%। आई प्रॉमिस कि इसका भी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है। सेक्शन 29A मैंडेटिंग दैट अ पर्सन convicted for any offense punishable with imprisonment for 2 years or more is ineligible for submitting resolution plan। कि कोई भी व्यक्ति जिसको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई है वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता, ऐसा प्रोविजन था, ठीक है। दिस प्रोविजन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोविजन ऑफ द यूके एक्ट। तो आप कभी भी अपने प्रोविजन को यूके की प्रोविजन से कंपेयर नहीं, यूके में 12 मंथ्स का कुछ प्रोविजन था, तो इस केस में बात बोली गई कि हमारे यहाँ तो 2 इयर्स का ना, तो आप किसी बाहर के इंसॉल्वेंसी लॉ से इक्वेट नहीं कर सकते इसको। हमारे यहाँ 2 इयर्स का है, तो 29A हैज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। यू कैन नॉट इक्वेट दिस प्रोविजन विद एनी अदर प्रोविजन ऑफ एनी अदर कंट्री। वहां पे 12 मंथ्स, वहां पे 12 मंथ्स रहने दो। 29A क्या कहता है, जो टाइम पीरियड देता है वही होगा। तो भारत में 29A हैज टू बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली, सिंपल। तो 2 इयर्स बोला तो 2 इयर्स ही फॉलो करना है कंपल्सरीली। ये हुआ आपका पहला केस। दूसरा केस है वाई शिवराम प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस एस धनपाल एंड अदर्स। बहुत आसान है, क्या बात कर रहा है, 230 करके सेक्शन होता है कंपनी लॉ में, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। चलो क्या कह रहे हैं ये, एप्लीकेशन ऑफ 230 ऑफ कंपनीज एक्ट कैन बी फाइल्ड इवन आफ्टर द लिक्विडेशन ऑर्डर पास अंडर आईबीसी। क्या कह रहे हैं, सुनना बहुत केयरफुली।
आईबीसी का लिक्विडेशन ऑर्डर आ गया, आईबीसी में लिक्विडेशन ऑर्डर आ गया है, उसके बाद में भी 230 का एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है। आईबीसी का लिक्विडेशन ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद में भी 230 का ऑर्डर पास किया जा सकता है। समझना केयरफुली क्यों। आईबीसी का लिक्विडेशन ऑर्डर आ चुका है, अब आप क्या करेंगे, एक एक करके एसेट को बेचेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सारे एसेट टुगेदर ही कोई खरीदने को रेडी है, अगर आप किसी तरह से सारे एसेट्स को साथ में सेल ऑफ कर सकते हैं 230 के थ्रू, तो व्हाई वोंट यू डू दैट? यू विल ट्राई एंड रियलाइज एज मच एज यू कैन, राइट? यू विल ट्राई एंड सेल इट एट द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो ध्यान रखना, लिक्विडेशन ऑर्डर पास होने के बाद में भी 230 की एप्लीकेशन दी जा सकती है। क्लियर है बेटा जी? चलो, थर्ड केस, एडेलवेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कहा है यहाँ पे? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट प्रपोज द रेजोल्यूशन प्लान टू सेल द कंपनी आफ्टर 2 years। अरे चोर, मैं आपको क्या कह रहा हूं, जबरदस्त। सुनो, आज क्या होता है, एनसीएलटी ने केस को एक्सेप्ट कर लिया, यहां से क्लॉक चालू हो जाती है। हम सबको पता है 180 डेज की, मैक्सिमम 90 डेज का एक्सटेंशन मिलता है। 270 डेज के अंदर केस खत्म हो जाना चाहिए, ये हमको पता है। अगर लिटिगेशन इन्वॉल्व है तो +60 हो जाता है और 330 तक ले जाते हैं, वो छोड़ो, वो एक्सेप्शनल हो गया। बाकी 180 + 90 के अंदर केस खत्म हो जाना चाहिए। अब क्या हुआ, एक कंपनी यहां पे चल रही थी कि यार अब तो कंपनी लिक्विडेट होने वाली, लिक्विडेट होने वाली, 180 + 90 डेज एक्सपायर होने वाले, एक्सपायर होने वाले, एक्सपायर होने वाले। तो उन्होंने क्या किया, ए सुनो सुनो सुनो, एक रेजोल्यूशन प्लान हमने पास कर लिया है, रेजोल्यूशन प्लान लिया है, इसको पास कर लिया, पास कर लिया, पास कर लिया, पास कर लिया है। रेजोल्यूशन प्लान में क्या लिखा है कि अगले 2 सालों में we'll find an appropriate buyer for the company's asset and sell the company। कि अगले 2 सालों में हम कंपनी के एसेट को अच्छा सा बायर ढूंढ के और कंपनी को बेच देंगे। हैं? रेजोल्यूशन प्लान में आप इस रेजोल्यूशन को पोस्टपोन थोड़ी ना कर सकते हो। आप अकेले ही चतुर हो क्या? आप अकेले ही चतुर हो क्या? कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा क्या कि आप लिक्विडेशन को अवॉइड करने के लिए ये प्रैक्टिकली सीआईआरपी को तो एक्सटेंड कर रहे हो। A resolution plan cannot have a provision like this कि next 2 years we will sell the company after finding a suitable buyer। No, you cannot do so। So what has happened is resolution applicant proposed a resolution plan to sell the company after 2 years। After मतलब within 2 years। NCLT rejected as it is practically extending the CIRB for 2 years in the name of resolution plan। Hence NCLT ordered liquidation। क्या आप ये नहीं कर सकते? आप मतलब ये तो आप किसी तरह से CIRB को extend ही तो कर रहे हो। And this is very well not allowed। Clear है बेटा जी? ये हुए आपके चैप्टर 5 के 3 केसेस। वो अब आ रहे हैं हम लोग चैप्टर 6 के केस पे। क्या गया चैप्टर 6 के अंदर? NCLT had no jurisdiction to proceed with the CIRP beyond the period of 270 days and it cannot exercise its power under section 355 and convert the CIRP into fast track CIRP। अरे बहुत ही बढ़िया। क्या हुआ, एक कंपनी का CIRP चल रहा है, 180 + 90 में रैपअप होना चाहिए था, अब वो भी इसी मुकाम पे हैं, दिल धक धक हो रहा है कि अब क्या करें, अब तो लिक्विडेशन हो जाएंगे। यहां पे क्या बोलते हैं, अरे सुनो ना, हम तो फास्ट ट्रैक सीआईआरपी करना चाहते हैं, तो यहां से हमें फ्रेश 90 डेज का टाइम दो, 90 + 45, क्योंकि हम तो फास्ट ट्रैक सीआईआरपी करना चाहते हैं। सो कैन अ सीआईआरपी बी कन्वर्टेड इनटू फास्ट ट्रैक सीआईआरपी? द आंसर वाज नो। क्या आप एक सीआईआरपी को एक्सटेंड करने के लिए अब उसको फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट कराना चाह रहे हो? दैट इज नॉट अलाउड। सो कन्वर्टिंग एन एक्जिस्टिंग सीआईआरपी इनटू अ फास्ट ट्रैक सीआईआरपी इज नॉट अलाउड। फिर आया हमारा 7 के केसेस, एकदम मस्ती से, मस्ती से, आपको पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर रहना सब लोग, इधर रहना, इधर रहना, इधर रहना, एकदम मस्ती में। चलिए यार, चलिए चलो, उरी मैं कह रहा हूं कुछ पता भी नहीं चलेगा। एंड इट्स गोइंग टू बी सो फ्रूटफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। ये वीडियो अगर आपने 2 से 3 बार भी देख लिया है तो सारे के सारे केस तो दिमाग में चिपक जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी फोकस। चैप्टर नंबर 7 का पहला केस लॉ रहा है स्विस रिबन। सर इस स्विस रिबन इतना कितना है? इसके बहुत सारे केस लॉस थे, तो हम जगह जगह पे इसके छोटे छोटे टेक अवेज देखते हैं, तो हर एक चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं रेफरेंस आ जाता है। Primary focus of IBC is to ensure revival and continuation of corporate by protecting from its own management and from a corporate death by liquidation। ये क्या कह रहे हैं कि IBC का प्राइमरी फोकस क्या है कि कंपनी को अपने ही मैनेजमेंट से तो बचाना है और इसको डेथ से बचाना है। तो हम CIRP जो करते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसका मेन पर्पस क्या है कि अपने ही मैनेजमेंट से इसको बचाना है और लिक्विडेशन से, कॉर्पोरेट डेथ से इसको बचाना है। और कोई बाहर का व्यक्ति अगर खरीदना चाहता है कंपनी, तो नथिंग लाइक इट, उससे बेहतर क्या हो सकता है। Next case, COC cannot seek liquidation of the corporate debtor without seeking extension of time of 90 days without inviting expression of interest by the prospective resolution plan when balance period of 180 days is still available। यहाँ पे एक COC क्या कर रही थी कि उनके 180 days अभी तक खत्म नहीं हुए, उन्होंने ना तो expression of interest किया, ना उन्होंने कोई resolution plans मंगवाया, कुछ नहीं किया और सीधा लिक्विडेशन कर रहे हैं। तो NCLT बोला क्या आलस की भी एक हद होती है, ट्राई तो करो। उस व्यक्ति में अगर हल्की सी जान बची तो पंप इन तो करो, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। सो यू हैव बैलेंस 180 days left, still you are not trying and you are applying for liquidation। No, try, ask people to give a resolution plan। if nobody files a resolution plan, you can directly go ahead with liquidation ना, but at least give it a try। तो अगर एक COC बिना ट्राई करे लिक्विडेशन कर रहे हैं तो NCLT ने उनको रोक दिया था इस पर्टिकुलर केस में। नेक्स्ट इज व्हाट,
नेक्स्ट केस में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल did not invite application for resolution plan and straight away applied for liquidation के केसेस चल रहे हैं चैप्टर 7 के, तो भैया एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बुलाया नहीं प्लान और सीधा लिक्विडेशन के लिए अप्लाई कर दिया. NCLT directed resolution professional to invite and consider resolution plan if any and take the same to COC as mandate of ABC. कि भैया आप क्या सीधा क्या लिक्विडेशन की कितनी जल्दी हो रही है, पहले कोशिश तो करो. तो ये दोनों केसेस सेम लाइन पे हैं कि एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई. आस्क फॉर रेजोल्यूशन प्लान. इफ नोबडी इज गिविंग अ रेजोल्यूशन प्लान देन इट इज ओके, यू हैव टू लिक्विडेट, बट एटलीस्ट ट्राई तो करिए जीवन में. चलो नेक्स्ट, देवेंद्र पद्मचंद जैन वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अपार्ट फ्रॉम सीओसी, NCLT is also empowered to remove the RP if it is not satisfied the functions of RP. एक सवाल आया, क्या RP को, देखो RP को COC तो निकाल ही सकते हैं, क्या RP को NCLT भी निकाल सकता है? निकाल सकता है, निकाल सकता है, निकाल सकता है. जी हां, RP को NCLT भी निकाल सकता है. नेक्स्ट क्या है? ड्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड आर नॉट पार्ट ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट. की जो आपके ड्यूज रहते हैं प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड के, ये लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट नहीं बनते हैं. प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट नहीं बनते हैं. आप समझ रहे हो कितना काम हो सकता है? अगर एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई रेफरेंस है तो आपको पूरी बुक में ढूंढते नहीं जाना है, आपको याद आएगा. अगर आपने वीडियो 2-3 बार भी देखा करे, हाँ हाँ ऐसा एक केस पढ़ा था, फटाफट से देखा, हाँ 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 ये पेंशन फंड वाला केस, पेज 150 पे चलते, लाइफ वुड बिकम वेरी इजी. चलिए नेक्स्ट, शरद संघी वर्सेस वंदना गर्ग. क्या कहा था? COC has power to change its opinion in favor of resolution plan to make it success. बहुत ही प्यारा केस है, सुना ध्यान से क्या होता है इसके अंदर. इस केस में क्या हुआ कि COC ने पहले कम वोट दिए तो रेजोल्यूशन प्लान पास नहीं हुआ. उसके बाद में COC को लगा नहीं यार हम तो क्या करते हैं, हम और वोट दे देते हैं. रेजोल्यूशन COC ने बाद में और वोट दिए और फिर रेजोल्यूशन प्लान को पास कर दिया. फॉर एग्जांपल COC ने पहले 60% वोट ही दिए तो रेजोल्यूशन प्लान पास नहीं हुआ. फिर उनको समझाया रही तो यार लिक्विडेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने और फेवर में वोट देके उसको फिर 80-85% करके पास करवा दिया. तो क्या COC अपना ओपिनियन चेंज कर सकते हैं क्या? दैट इज द लीगल इशू इन्वॉल्व्ड. क्या COC अपना ओपिनियन टुवर्ड्स द रेजोल्यूशन प्लान चेंज करके उसको पास करवा सकते हैं? द आंसर व्हिच वाज हेल्ड इन दिस केस लॉ वाज यस, कि COC अपना ओपिनियन चेंज करके एक केस को, एक रेजोल्यूशन प्लान को पास करवा सकते हैं. Next, liquidator is supposed to keep the corporator as a going concern even during the period of liquidation and can take steps under 230 of Companies Act. हमें पहले ही पता है कि liquidator steps going concern की तरह रखता है even during liquidation, and during liquidation भी 230 की application ली जा सकती है. Next, it is open to a person to file a suit or an application against corporate debtor after expiry of moratorium. Obviously बात है, जैसे ही moratorium expire होता है उसके बाद में आप corporate debtor के against case file कर सकते हैं. during moratorium जो लोग नहीं कर पाए, moratorium expire होने के बाद corporate debtor के against case बिल्कुल कर सकते हैं. Next is NCLT rejected the resolution plan as it was subject to extinguishment. बहुत अच्छा केस है ये भी. As it was subject to extinguishment of all claims against the CD, exemption of all taxes dues by the government, local authority, and closure of all proceeding pending against the corporator relating to such dues. Imagine करना है केस में क्या हुआ. सुनना सुनना सुनना, ये सुनना पड़ेगा ये तुमको. ये है राजू, ये है बाबू भैया, और ये है हमारे सुनील शेट्टी साहब, जो भी उनका नाम है. सुनना मेरी बात को अच्छे से. ये है सुनील शेट्टी साहब. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. बाबू भैया, बाबू भैया जो है ना, राजू बाबू भैया को क्या बोलता है? सुनो बाबू भैया, सुनना बाबू भैया, एकदम एकदम सुनो 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 सुनो. मैं आपको 1000 रुपीज देना बाकी है. आई ओ यू 1000 रुपीज. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. आई ओ यू 1000 रुपीज. मैं वो 1000 के 1000 रुपीज अभी आपको दे दूंगा. मैं वो 1000 के 1000 रुपीज अभी आपको दे दूंगा, लेकिन आई ओ सुनील ऑल्सो 500 रुपीज. कि मुझे सुनील शेट्टी को भी 500 रुपीज देने हैं, तो मैं आपको 1000 दे देता हूं लेकिन मैं सुनील को कुछ भी नहीं दूंगा. चलेगा क्या? मैं आपको 1000 देता हूं लेकिन मैं सुनील को कुछ भी नहीं दूंगा. चलेगा क्या? मुझे तो बाबू भैया को कोई फर्क पड़ता है कि बाबू कह रहे हैं मेरे को क्या करना का, बिल्कुल चलेगा मेरे को. तो बाबू भैया बोल देते हैं हाँ. इससे क्या सुनील बोल देगा हाँ बाबू भैया ने हाँ बोल दिया, मैं तो कुछ पैसे नहीं ले पाऊंगा. ऐसा ही कुछ हुआ, समझना केयरफुली. राजू, बाबू भैया और सुनील शेट्टी का जो भी नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है. अब मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आप कुछ और ज्ञान बांटोगे नहीं बांटोगे, ये जरूर ज्ञान बांटोगे. सुनील शेट्टी का नाम ये था उस मूवी में. इधर आओ गधों. चलो, बाबू भैया की यहाँ पे बाबू भैया की जगह पर कौन आ रहा है? हमारा COC. यहाँ पर है हमारा कॉर्पोरेट डेटर और यहाँ पर मान लीजिए है हमारी गवर्नमेंट. सुनो, कॉर्पोरेट डेटर COC को क्या कहता है? हम आपको इतना पैसा दे देंगे
लेकिन फिर हम गवर्नमेंट को ये जो हमारे टैक्सेस ड्यूज है लोकल अथॉरिटी को पैसे देने हम नहीं देंगे। सीओसी बोलता है चलेगा, वी अप्रूव दिस रेजोल्यूशन प्लान। चलेगा क्या? अरे who the hell is COC to forego the amount due to government? So in this case this had happened कि COC ने एक ऐसा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया जिसके अंदर उन्होंने लिख के कह दिया था रेजोल्यूशन एप्लीकेंट में कि आपको इतने इतने पैसे दूंगा बट गवर्नमेंट के कोई ड्यूज नहीं दूंगा, मेरे अगेंस्ट कोई पेंडिंग एक्शन नहीं लिया जाएगा, मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ऐसी चीज। COC बोला हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो NCLT ने इसको रोका, ये भाई क्या चल रहा है, ऐसा कोई भी प्लान अप्रूव नहीं हो सकता जहां पे आप एक्सटिंग्विश कर रहे हो कॉर्पोरेटर की दूसरी लायबिलिटीज को, यू कैन नॉट डू सो। बेहतरीन। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेशन बैंक वाज एग्जेम्प्ट अकॉर्डिंग लिमिटेड। क्या हुआ था इसके अंदर, प्रमोटर्स ने knowingly contravene किया terms of resolution plan. NCLT held that resolution applicant was not capable of implementing the resolution plan and allowed application for restatement of COC and to exclude from the CIRP period the time from date of submission of other plan up to the date of receipt of order. ये एक exceptional case था कॉर्पोरेशन बैंक का, सुनना बहुत अच्छा, ये भी एक exceptional case हुआ। क्या हुआ, एक कॉर्पोरेट डेटर था, एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आया, कॉर्पोरेट डेटर का CIRP चल रहा है, मान लो इनके पास 180 डेज थे, उसमें से 100 डेज हो चुके हैं, 100 डेज हो चुके हैं, 80 डेज में कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, तभी एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने आके एक रेजोल्यूशन प्लान दिया, कॉर्पोरेट डेटर के COC ने उसको अप्रूव कर दिया और वो गया, उसको NCLT ने भी अप्रूव कर दिया और वो इंप्लीमेंट होने के लिए गया। कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद समझ में आया कि अरे भाई ये तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है ना इसमें तो कोई दम ही नहीं है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने जो रेजोल्यूशन प्लान दिया है वो उसको इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकता है। तब ये कॉर्पोरेट डेटर गया NCLT के पास कि हे NCLT अब हम क्या करें, वो जो उसका रेजोल्यूशन प्लान हमने एक्सेप्ट किया था वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो तो इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहा है, और अब तो हमारे 180 डेज भी एक्सपायर हो चुके हैं, अब तो हमें क्या लिक्विडेशन ही करना पड़ेगा क्या। तो NCLT बोला रुको, आपका ये जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है इसको हम डांटेंगे और आपको यहीं से कंटिन्यू करने को मिलेगा। मतलब समझ में आ रहा है, आपका जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको पूरा कैंसिल करते हैं, और आपने वो रेजोल्यूशन प्लान कब अप्रूव किया था, तब 100 डेज हो गए थे ना, तो अब यहीं से वापस फ्रेश तरीके से कंटिन्यू कर दो, यू हैव 80 मोर डेज टू फाइंड अनदर रेजोल्यूशन प्लान टू अप्रूव। तो यहां पर NCLT ने बहुत एक्सेप्शनल डिसीजन दिया कि आपने जब उस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव किया था वहां से लेकर आज तक का दिन, जब ये NCLT ऑर्डर पास कर रहा है यहां तक का दिन हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो तब आपके पास जितने डेज बचे थे 180 डेज में आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, फिर एक्सटेंशन 90 डेज का ले भी सकते हो, और आप कंटिन्यू करके अपना फ्रेश रेजोल्यूशन प्लान ढूंढ के फाइल कर सकते हो। अ वेरी एक्सेप्शनल ऑर्डर गिवन दिस केस। फिर आता है चैप्टर नंबर 8। देखो बेटा जी 6 में से 3 पेज हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, इधर आओ ध्यान दो कदम। इसके अंदर क्या था, 8 के अंदर वॉलंटरी लिक्विडेशन का चैप्टर है, इसके अंदर जो हमने पूरा वॉलंटरी लिक्विडेशन में पढ़ा था, एक केस में उन्होंने उस पूरे को प्रैक्टिकली बताया कि ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो केस था निप्पी टोयोमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने पूरा वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग को एग्जांपल के तौर पे पूरा बताया था। नेक्स्ट, application filed under 9 was dismissed because petition was filed with wrong bench as per jurisdiction। तो आपने गलत jurisdiction में दे दिया इसलिए एप्लीकेशन डिसमिस करनी पड़ी। कॉर्पोरेट डेटर वाज रजिस्टर्ड इन AP, कॉर्पोरेट डेटर AP में था तो केस शुड हैव बीन फाइल्ड इन NCLT हैदराबाद, बट आपने फाइल किया NCLT बैंगलोर बेंच में, तो अगर आप गलत jurisdiction में दो तो केस डिसमिस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र कुमार, if CIRP of corporator has been initiated before NCLT then insolvency resolution process of personal guarantor of the CD can be initiated before the same NCLT। तो जिस NCLT के सामने कॉर्पोरेट डेटर का केस चल रहा है उसी NCLT के सामने आप पर्सनल गारंटर का भी केस चला सकते हो, बट सर वो तो इंडिविजुअली DRT में जाना चाहिए, इसीलिए तो केस पढ़ा रहा हूं, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, राइट। नॉर्मली इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर आपको केस करना है तो DRT में जाते हो, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल इज अ पर्सनल गारंटर ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर जिसका केस NCLT में चल रहा है, तो उस केस में पर्सनल गारंटर का केस भी उसी NCLT में चल सकता है। आई रिपीट अगेन, नॉर्मली अगर आपको किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस फाइल करना है तो DRT में जाते हो, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, इज अ पर्सनल गारंटर ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर जिसका केस किसी NCLT में चल रहा है, तो उसी NCLT में पर्सनल गारंटर का केस चलाना सबके हित में होगा। नेक्स्ट, order of moratorium is applicable only to the proceeding against corporate debtor and personal guarantor, but not applicable for filing application for initiating CIRP against the guarantor or personal guarantor। आप personal guarantor और guarantor के against आप CIRP चला सकते हैं, moratorium इस पे अप्लाई नहीं होता है। In a way I hope you understanding कि एक कंपनी के अगेंस्ट CIRP चालू हो गया तो moratorium चल रहा है, लेकिन आप उस कंपनी के पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट भी CIRP स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज संजीव श्रेया वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Two parallel proceedings against the corporate debtor and personal guarantor cannot go simultaneously in two different jurisdictions। Same inline आ रहे सारे केस कि जिस
कोर्ट में जिस एनसीएलटी में कॉर्पोरेट डेटर का केस चल रहा है उसी एनसीएलटी में उसके पर्सनल गारंटर का भी केस चला हो। Upon commencement of CIRP, board of director officer of CD or its authorized representative can maintain an appeal on behalf of CD। कि एक बार CIRP स्टार्ट हो गया उसके बाद में CD नहीं कर सकता है अपील, लेकिन CD के जो ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो लोग अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट, High Court directed to withdraw the petition with the liberty to petitioner to prefer appeal under section 61 of the code as IRP was not appointed। This is also very different सा case law। केस ये बहुत अच्छा है इसका, जो as in the actual case was wonderful। उत्तम गालवा का केस था बहुत अच्छा सा केस, लेकिन ये जो पॉइंट है बहुत छोटा सा पॉइंट है कि इस केस में हाई कोर्ट के पास केस गया था, तो हाई कोर्ट बोला अरे मेरे पास क्यों आए हो यार, आप एनसीएलटी के पास चले जाओ सेक्शन नंबर 61 के अंदर, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि तब तक आप आईआर प्रो को अपॉइंट मत करना। तो इन्होंने आईआर प्रो को अपॉइंट नहीं किया था, तो बोला कि आप एनसीएलटी के पास चले जाओ, तब तक ऑर्डर पास किया, रुको इनको एनसीएलटी के पास जाने दो, तब तक आईआर प्रो को अपॉइंट नहीं करेंगे। तो एक छोटा सा केस हाई कोर्ट के पास गया था, हाई कोर्ट ने कहा कि आप एनसीएलटी के पास चले जाइए, छोटा सा पॉइंट था। फिर आता है आपका मेसर्स यूनिग्रीन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। क्या हुआ इसमें? NCLT rejected an application filed under section 10 on the ground of suppression of fact। NCLT ने कहा तो मुझको पूरी बात नहीं बताते, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता। तो आपने सेक्शन 10 के एप्लीकेशन फाइल की थी और NCLT ने डिसमिस कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट। कि इस बात आगे तक गई, बोले कि क्या सप्रेशन ऑफ फैक्ट, जो लॉ में लिखी हुई चीजें हैं डॉक्यूमेंट से सिर्फ वही देना है, यहां पे कोई और फैक्ट्स बताने की जरूरत नहीं है। तो NCLT ऑन द बेसिस ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्या सप्रेशन ऑफ फैक्ट, जो लॉ में लिखा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने, बस वो दे दिए काफी है, यहां पे आपको पूरी कहानी बताने की एनसीएलटी को जरूरत नहीं होती है। तो एनसीएलटी ने सप्रेशन ऑफ फैक्ट के बेस पे एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। एनसीएलटी ने उनको डाटा, बब क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट करो, एक चुपचाप एक्सेप्ट करो, चलो। नेक्स्ट आता है आपके चैप्टर 10 के केसेस, कुछ नहीं है इसके अंदर। सिक्योरिटाइजेशन एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था। कहा था बिल्कुल सिक्योरिटाइजेशन एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट अंडर द स्टेट लेजिस्लेशन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर बैंक्स अंडर सारफेसी। Cooperative bank and multi-state cooperative banks are banks under SARFAESI, and it is permissible for Parliament to issue notification for amending SARFAESI। कि SARFAESI को amend करने की notification Parliament दे सकता है। अरे ये तो काफी आसान क्यों है कि अगर SARFAESI सिक्योरिटाइजेशन एक्ट का कोई केस है तो आप सीधा ही चैप्टर नंबर 10 पे आ जाओगे ना, और 3 केसेस बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। नेक्स्ट, व्हेन 2 प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के अगेंस्ट SARFAESI और IBC दोनों में प्रोसीडिंग है, तो व्हाट विल प्रिवेल? ऑफ कोर्स IBC विल प्रिवेल। चैप्टर 11 आ जाता है उसके बाद में डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी के बारे में। कंटिजेंसीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, क्या क्या कंटिजेंसी रहेगी कि डिसोल्यूशन कब होगा? व्हेन कंपनी हैज बीन कंप्लीटली वाउंड अप हो गई तो डिसोल्यूशन कर देने का। व्हेन कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट लिक्विडेटर कैन नॉट प्रोसीड विद द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर वांट ऑफ फंड्स एंड एसेट, कि अब कहता है कि लिक्विडेटर आगे बढ़ ही नहीं सकता बिकॉज फंड्स ही खत्म हो गए, अब किसी की लायबिलिटीज पे नहीं होने वाली है, तब लिक्विडेशन पे कर देने का। When the court is of the opinion that liquidator cannot proceed with the winding up for any other reason, यहाँ पे short of funds था, कोई और कारण से भी अब liquidator आगे बढ़ ही नहीं सकता है, तो फिर liquidation कर देने का। कि अगर कभी winding up, कब कह रहे हैं ऐसा कि कब आपका liquidation कर दिया जाएगा, तो ये बता रहे हैं कि इन सब circumstances में आपका liquidation कर दिया जाएगा। चलो इसके बाद में क्या है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का केस है। वंस वाइंडिंग अप ऑफ कॉर्पोरेटर हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द हाई कोर्ट एंड द सेम हैज बीन इनिशिएटेड, देन क्वेश्चन ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी अगेंस्ट द कॉर्पोरेटर डज नॉट अराइज। कि भाई वाइंडिंग अप हो रही है, अब क्या सीआईआरपी में जा रहे हो, ठीक है? तो जब आपका वाइंडिंग अप चलता है, लिक्विडेशन चलता है, तब आप सेक्शन 30 में जा सकते हो, हाँ सेक्शन 230 में जा सकते हो, 230 में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वगैरह वो सब कर सकते हो, लेकिन अब आप सीआईआरपी करके क्या करोगे? नेक्स्ट इज corporator filed application of section 10 for CIRP where liquidation order was already made against the corporator। NCLT fined the corporate debtor for this default। कि एक बार वाइंडिंग अप ऑर्डर हो गया है, अब आप CIRP के लिए नहीं जा सकते, और एक कंपनी गई तो उनको फोड़ा NCLT ने, बहुत बहुत धोपा एकदम, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बेटा जी, चलो तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं केस इजी होते जाते हैं। सबसे अच्छे मैंने आपको कहा चैप्टर नंबर 3 टू चैप्टर नंबर 9 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर करिकुलम। चलो उसके बाद में आता है दिस, ये जो केस है सिर्फ नॉलेज के लिए अच्छे से, जेट एयरवेज वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज द फर्स्ट केस टचिंग द रेलम ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इन इंडिया। के पहली बार भारत में क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पर डिस्कशन हुआ था। जेट एयरवेज लिमिटेड वाज सब्जेक्टेड टू पैरेलल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इन इंडिया एज वेल एज नीदरलैंड्स। तो इनके अंदर क्या इंडिया और नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने मिल के हैंडल किया था। तो पहला केस था, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आना काफी मुश्किल है, ये सब आपके नॉलेज के लिए रहता है। जेट एयरवेज का केस, तो ये पहला केस था जैसे कि मैं कह रहा हूं जहां पे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी हुई, नीदरलैंड गवर्नमेंट और भारत की सरकार ने मिलके यहां पर इंसॉल्वेंसी संभाली थी। एग्जाम लुकआउट इतना खास नहीं है। और आपका आखिरी चैप्टर आता है विद रिस्पेक्ट टू केस लॉ, स्पेसिफिकली लिख दिया मैंने चैप्टर नंबर 1, 13, 14, 15 एंड 16 में कोई केस लॉ नहीं है, तो आखिरी केस लॉ का चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 17। वो NCLT Hyderabad bench
held that an insolvency professional must refrain from accepting too many assignments. चैप्टर नंबर 17 है ना, हमारे प्रोफेशन के ऊपर है बस, कि भैया एक आदमी लालची होके, लोभी होके अगर बहुत सारे असाइनमेंट्स दे लेगा तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे कहा कि यार भाई एक लिमिट में असाइनमेंट लो, बहुत सारे मतलब. If he is unable to devote adequate time to each of his assignment as per clause 22 schedule 1 of the code of conduct for insolvency professional. NC अल्ट्राबाद बेंच ने बोला कि एक व्यक्ति को बहुत सारे असाइनमेंट नहीं लेने चाहिए अगर वो हर एक असाइनमेंट को ड्यू टाइम नहीं दे पा रहा है. तो बहुत अच्छी बात है. Next, the correct authority for filing complaint to investigate against insolvency professional is IBBI, not police station. एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे, आप जाओगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास. अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे, आप जाओगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास. Last, the correct authority to act against any resolution professional for dereliction of duty is IBBI and not NCLT. सेम कि अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपना काम ड्यू तरीके से नहीं कर रहा है, नेग्लिजेंटली कर रहा है, तो आप जाएंगे IBBI के पास, NCLT वगैरह के पास भी आप डायरेक्टली नहीं जाएंगे. आप IBBI के पास जाते हैं, फिर IBBI आगे एक्शन ले सकती है. IBBI को लगता है तो वो कभी केसेस में, कुछ केसेस में NCLT के पास जा सकती है. आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. एंड आई विल टेल यू in no time we've wrapped up all the cases. What I would request you people is, look, there's no end. I think we all have that thrive to reach that perfection, but there's no end to it. But what we have to do as a warrior, we have to keep on trying and keep on trying. Just keep on trying, beta ji, and there's nothing in the world which can stop you. So beta ji, खूब पढ़ो and खूब आगे बढ़ो. That'll be all from my side. I'll see you all very soon for something else, something good. Thank you so much. That'll be all from my side. Ta-da, bye-bye. यारों